तो पिछले सेशन में जहाँ से हम लोगों ने बात को किया था कि समाज में व्यवस्था की जगह से देखेंगे तो हर व्यक्ति के लिए समझदारी या समाधान, हर परिवार में समृद्धि, समाज में अभय और इस पूरे प्रकृति में अस्तित्व में सहअस्तित्व, ये हमको मानव के लक्ष्य के रूप में, सर्व मानव के लक्ष्य के रूप में समझ में आता है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमने व्यवस्था के 5 आयामों को पहचाना। शिक्षा संस्कार का आयाम, न्याय सुरक्षा का आयाम, स्वास्थ्य संयम का आयाम, उत्पादनकारी का आयाम, विनिमय कोष का आयाम। ऐसा व्यवस्था के अलग अलग आयामों को पहचानने का काम हमने किया। व्यवस्था के इन अलग अलग आयामों के माध्यम से क्या होता है उसको अगर देखेंगे तो जी भैया हमसे पूछ सकते जो भी पूछना हो, हमको थोड़ी सुविधा हो जाएगी अगर सीधा हमसे पूछेंगे। तो क्या होता है ना कि मतलब एज ए क्लास आप सब तो टीचर लोग हैं बहुत सारे, आप क्लास में एक बार बात करते हैं तो आपके लिए तो एक बार बात करना है। यहाँ खड़े हुए व्यक्ति के लिए 100 मिनट में हर मिनट बात होता हुआ दिखाई देगा, वो सिचुएशन और परिस्थिति हो जाती है। तो उसमें मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं कंटेंट को लेकर के आगे बढ़ूं या उसी कंटेंट को रिपीट करता रहूं, क्योंकि अगर आपको सुनाई नहीं पड़े तो मेरे बोलने का फ़ायदा ही क्या है। तो मुझे ये तय करने में असुविधा होती है कि मैं आगे बढ़ूं या उसी बात को रिपीट करता रहूं। तो व्यवस्था के ये जो 5 आयाम हैं, शिक्षा संस्कार का, न्याय सुरक्षा का, स्वास्थ्य संयम का, उत्पादन कार्य का, विनिमय कोष का, इन 5 आयामों को सुनिश्चित करने के आधार पर, इंश्योर करने के आधार पर ये जो चारों मानव लक्ष्य हैं, समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व का, हर व्यक्ति में समाधान का, हर परिवार में समाधान के साथ समृद्धि का, समाज में देखेंगे तो समाधान समृद्धि के साथ अभय का, और इस प्रकृति अस्तित्व में देखेंगे तो समाधान समृद्धि अभय के साथ सहअस्तित्व का जो लक्ष्य है वो इन 5 आयामों के माध्यम से पूरा होता है, जिस पर हम लोगों ने पिछले सेशन में बात की थी। उसके साथ साथ हम लोगों ने शिक्षा संस्कार को भी थोड़ा फैला करके देखने का काम किया था कि शिक्षा का अल्टीमेटली मतलब है स्वयं से लेकर के परिवार, समाज, प्रकृति, अस्तित्व तक की व्यवस्था को समझ लेना, ये शिक्षा का तात्पर्य है। और एक बार उस व्यवस्था को हम समझते हैं तो उसके अनुरूप जीने की हमारी तैयारी हो जाए, हमारी योग्यता हो जाए, हमारा कॉम्पिटेंस हो जाए, हमारा निष्ठा बन जाए, हमारा कमिटमेंट हो जाए, ये संस्कार का मतलब है। तो संस्कार का मतलब है जो ठीक हमने समझा है उसको ठीक जीने की हमारी मानसिकता भी है, हमारी तैयारी भी है, हमारी तत्परता भी है। और मूल तैयारी तो मानसिक है, शारीरिक तैयारी बहुत थोड़ी है। आप अगर यहाँ बैठ के सुनना भी चाहते हैं ना तो एक तो शारीरिक तैयारी है कि बैठने की आदत हो, बट उससे ज़्यादा मानसिक तैयारी है। हमारी मानसिकता सुनने की हो जाए तो हम बैठ सकते हैं, मानसिकता नहीं बनती हो तो पहले उसके बनने की ज़रूरत है, तभी शारीरिक तैयारी का मतलब है। तो यहाँ संस्कार की जगह पर मूल रूप से स्वयं, परिवार, समाज और प्रकृति या अस्तित्व में व्यवस्था पूर्वक जीने की मानसिक तैयारी होना, उसका मानसिकता होना, उसका निष्ठा होना, कमिटमेंट होना, उसके लिए तत्परता होना, ईगरनेस होना, ये मुख्य बात है। उसके तहत हम लोगों ने शिक्षा की वस्तु, विधि और समझने की प्रक्रिया पर बात की थी। अभी हम उस पर बात नहीं करके न्याय सुरक्षा पे आ जाते हैं। न्याय सुरक्षा को अगर देखेंगे ना तो आप अपने से ये सवाल पूछ सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं। समाज में अन्याय होता रहे हमारे साथ, अन्याय करने वाले अपराधी के ऊपर केस चले, 2 साल, 4 साल, 5 साल में उसको सज़ा मिल जाए, फिर वो 5 साल जेल में रहे, लौट करके फिर वही अपराध करे और हमारे साथ ये अन्याय और सज़ा की प्रक्रिया रिपीट होते रहे, यही चक्र चलता रहे, ये हम चाहते हैं।
या हमारे साथ अन्याय होना बंद हो जाए, ये हम चाहते हैं। और पॉजिटिव भाषा में कहेंगे तो हमारे साथ न्याय सुनिश्चित होने लगे, ये चाहते हैं, या अन्याय होता रहे और अपराधियों को सजा मिलती रहे, ये चाहते हैं। उत्तर बहुत साफ है ना। तो न्याय का मूल मुद्दा भविष्य में अन्याय ना हो, या दूसरी भाषा में कहें तो हम एक दूसरे के साथ न्याय में, संबंध में जिम्मेदारी का निर्वाह कर सकें, ये मूल मुद्दा है, न कि अपराधियों को सजा मिलते रहे, ये मुख्य बात है। तो न्याय की जगह से देखेंगे तो मानव का मानव के साथ संबंध की पहचान हो सके, संबंध में विश्वास, सम्मान, स्नेह, वात्सल्य, ममता, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, इन भावों का निर्वाह हो सके एक दूसरे के साथ। इन भावों का जब हम निर्वाह करते हैं तो उसका आकलन हम भी करते हैं, जिसके साथ उस भाव का निर्वाह करते हैं वो भी उसका आकलन करता है। तो मैं ठीक निर्वाह कर पाया मूल्यों का, भावों का, ये मूल्यांकन, ये इवैल्यूएशन हम भी कर पाते हैं, ये इवैल्यूएशन आप भी कर पाते हैं। उस मूल्यांकन में जब ये दिखाई देता है कि मूल्यों का निर्वाह मैं ठीक ठीक कर पाया, तो हमको उसकी तृप्ति मिलती है। आपको भी दिखता है कि मैं विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों के साथ आपके साथ जीता हूँ, तो आपको भी उसकी तृप्ति मिलती है। इस रूप में न्याय का जो फल है वो उभय तृप्ति के रूप में, हम दोनों की तृप्ति के रूप में दिखाई देता है। किसी भी संबंध में जब तक दोनों पक्षों की तृप्ति वाला भाग नहीं होगा, उसकी निरंतरता नहीं हो सकती है। हम परेशान हो रहे हैं, कितने दिन तक चलेंगे? आप परेशान हो रहे हैं, कितने दिन तक झेलेंगे? तो संबंध में मूल्यों की पहचान, संबंध की पहचान, उसके साथ मूल्यों का निर्वाह होने से उसका जब हम मूल्यांकन करते हैं और सटीक पाते हैं तो तृप्ति होती है। मूल्यांकन में अगर ये दिखाई देता है कि मूल्यों का निर्वाह ठीक ठीक नहीं हो पा रहा है, विश्वास की जगह अविश्वास दिखता है, सम्मान की जगह अपमान दिखता है, स्नेह की जगह विरोध दिखता है, गाइडेंस की जगह मिसगाइड करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, ममता की जगह एक्सप्लॉइट करने की टेंडेंसी दिखाई देती है, तो वो हमारे दुख का, हमारी परेशानी का, हमारी पीड़ा का कारण बनती है। उसी को यहाँ मूल्य का सीरीज देखिएगा तो लिखा हुआ है। और सुरक्षा की जगह से देखिएगा तो मानव जो मनुष्य के अलावा बाकी प्रकृति है, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सब के साथ भी अपने संबंधों को पहचान पाता है और उन संबंध में जो मूल्य हैं उनका निर्वाह कर पाता है। उसके मूल्यांकन पूर्वक अपनी समृद्धि को, अपनी प्रोस्पेरिटी को भी देख पाता है, नेचर की प्रोस्पेरिटी को भी देख पाता है। तो हम सुरक्षा को इंश्योर कर पा रहे हैं। नेचर के जैसे मानव के साथ जीते हुए हमको विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे मूल्यों का निर्वाह करना होता है, वैसे ही शेष प्रकृति के साथ देखेंगे कि क्या होता है। तो सुविधा का सदुपयोग जरूरी है, उसका संरक्षण जरूरी है, उसका संवर्धन जरूरी है। ये संवर्धन, संरक्षण और सदुपयोग, इन तीनों में भी देखेंगे तो सदुपयोग की वरीयता है, प्रायोरिटी है। सदुपयोग अगर हम नहीं कर रहे हैं सुविधा का, उत्पादन कितना भी करें, संवर्धन कितना भी करें, नर्चर कितना भी करें उसको, उसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि सदुपयोग की प्रवृत्ति अगर हमारी नहीं है तो जितना भी सुविधा का उत्पादन करने जाएं वो व्यर्थ का ही प्रयोग होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें समझने की यह है कि उत्पादन करने की, संवर्धन करने की, प्रकृति का पोषण करने का अवसर हमारे पास हो चाहे नहीं हो, सदुपयोग और संरक्षण का अवसर हम में से हर आदमी के पास उपलब्ध है। हमको संवर्धन करने के लिए हो सकता है अवसर नहीं हो कि हम पेड़ लगा पाएँ, हो सकता है अवसर नहीं हो कि हम पशु पक्षियों का ध्यान रख पाएँ, हो सकता है अवसर नहीं हो कि हम हवा, पानी, मिट्टी को बेहतर करने के लिए कुछ कर सकें। लेकिन हवा, पानी, मिट्टी का सदुपयोग करेंगे कि दुरुपयोग करेंगे?
अपने घर के उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग करेंगे कि दुरुपयोग करेंगे, वो अवसर हम में से हर व्यक्ति के पास है। तो ये दो चीज़ समझना जरूरी है कि सदुपयोग को हम में से हर आदमी इंश्योर कर सकता है, संरक्षण को हम में से हर आदमी इंश्योर कर सकता है। फिर जहाँ जैसा अवसर हो, संभावना हो, परिस्थिति हो, उसके हिसाब से उत्पादन को भी, संवर्धन को भी, प्रकृति का पोषण करने को भी, नर्चर करने को भी हम सोच सकते हैं, कर सकते हैं। तो न्याय सुरक्षा के संदर्भ में मुझे अभी समय सीमा को देखते हुए इतनी ही बात करनी। और पिछले सेशन में ये प्रश्न था कि स्नेह और प्रेम में क्या अंतर है। जब हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं तो एक एक मानव को संबंधी के रूप में देख पाने, स्वीकार पाने की जो मानसिकता है, उसका जो भाव है, उसको स्नेह नाम दिया है। तो एक एक मानव को हम अपने संबंधी के रूप में देख पाते हैं, स्वीकार पाते हैं, पहचान पाते हैं, तो उसको स्नेह के रूप में पहचाना है। हर मानव जब हमको उसी तरह से अपने संबंधी के रूप में दिखाई देता है और हर किसी के साथ हमारा वैसा ही आत्मीयता, वैसा ही जुड़ाव, वैसा ही लगाव, वैसा ही अपनापन दिखाई देता है, और मानव ही नहीं, प्रकृति की हर इकाई के साथ हमको वही लगाव, वही अपनापन, वही जुड़ाव, वही जिम्मेदारी दिखाई देती है, तो उस मानसिकता का, उस भाव का नाम प्रेम है। तो हम में से हर मानव की यात्रा स्नेह से शुरू होती है। एक एक मानव को संबंधी के रूप में पहचान करके उस संबंध में अपेक्षित मूल्यों का निर्वाह करने से, मूल्यांकन करने से, तृप्ति पाने से हमारी यात्रा शुरू होती है। धीरे धीरे इस संबंध को हम एक से अनेक तक, अनेक से हरेक तक पहचान सकें, इसकी आवश्यकता दिखाई देती है। तो हरेक के साथ उस संबंध को पहचानने से हमारा अपना पराया का दीवार खत्म हो जाता है। ये जो हम बाउंड्री जाने अनजाने खींच रखे हैं, यहाँ तक अपना, उसके बाहर पराया, वो बाउंड्री हमारी समाप्त हो जाती है अगर हर मानव या प्रकृति की हर इकाई हमको अपने से जुड़ी हुई दिखाई देती है, अपने से संबंधित दिखाई देती है, तो वो बाउंड्री खत्म हो जाती है। स्नेह और प्रेम का ये अंतर है। यात्रा, संबंध की यात्रा स्नेह से शुरू होती है, प्रेम पर जाकर के पूरी होती है। प्रेम उस मानसिकता का नाम है जहाँ हर दूसरा व्यक्ति और प्रकृति की हर इकाई हमको अपने से जुड़ी हुई, अपने से संबंधित दिखाई देती है। थोड़ी बात हम श्वास संयम के संदर्भ में भी कर लेते हैं। आप यहाँ भी अपने से पूछ के देखिए, हमारा मूल मुद्दा क्या है। हम बीमार हों, 5 मिनट में एम्बुलेंस आ जाए, 15 मिनट में हॉस्पिटल पहुँच जाएं, आधे घंटे में हमारा ऑपरेशन हो जाए, 15 दिन हम उसमें भर्ती रहें, लौट के 3 महीना दवा खाएं, फिर अगले 3 महीने बाद बीमार होकर ऐसे ही हॉस्पिटल पहुँच जाएं। ये चक्र चलता रहे, बीमारियों का इलाज हमको मिलता रहे, ये हम चाहते हैं या मूल रूप से हम स्वस्थ होना चाहते हैं? स्वस्थ होना चाहते हैं। स्वस्थ होना अगर चाहते हैं तो अगला प्रश्न ये बनता है कि बीमारियों के इलाज की जगह से देखेंगे ना, तो दवा महत्वपूर्ण है, हॉस्पिटल महत्वपूर्ण है। बीमारियों के इलाज की जगह से देखेंगे तो दवा महत्वपूर्ण है, हॉस्पिटल महत्वपूर्ण है। स्वस्थ रहने की जगह से देखेंगे तो अपने में संयमता का होना, अपने मन में, अपने जीवन में शरीर के पोषण, संरक्षण और सदुपयोग की प्रवृत्ति होना जरूरी है। हमारा जीवन ही संतुलित नहीं हो, व्यवस्थित नहीं हो, शरीर को पोषण करने का, संरक्षण करने का, सदुपयोग करने का मानसिकता ही अगर हमारा स्थिर नहीं है, हम शरीर को, संवेदना को अगर भोग की वस्तु मान रहे हैं
उसको अपने सुखी होने के लिए प्रयोग करना चाह रहे हैं तो हम शरीर का दुरुपयोग करेंगे ही, पेट भरने के बाद भी खाना खाएंगे ही, ऐसी चीज़ खाएंगे ही जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, शरीर बीमार होने ही वाला है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो पहला मूल मुद्दा स्वयं में शरीर के पोषण, संरक्षण और सदुपयोग की स्वीकृति की मानसिकता होना जरूरी है, स्वीकृति का वो भाव होना जरूरी है, जिसको संयम की मानसिकता या संयम का भाव कह रहे हैं। अगर हमारे मन में ही, स्वयं में ही, जीवन में ही संयम का भाव नहीं है तो शरीर के स्वस्थ रहने की कोई संभावना नहीं। तो बीमारी के इलाज की जगह से देखते हैं तो दवा और हॉस्पिटल महत्वपूर्ण है। स्वस्थ रहने की जगह से देखेंगे तो पहला मुख्य मुद्दा है अपने अंदर शरीर के पोषण, संरक्षण, सदुपयोग की मानसिकता होना, प्रवृत्ति होना, जिसको संयम का भाव कह रहे हैं। दूसरा, उस प्रवृत्ति के तहत आहार का, भोजन, पानी, हवा, इसका, विहार का, दिनचर्या का, सोने, जगने, उठने बैठने के तरीके और पोस्चर का, श्रम व्यायाम का, आसन प्राणायाम का महत्व समझ में आता है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि पेट्रोल से चलने वाली कार में अगर आप डीजल भरवाएंगे, गाड़ी कितने दिन चलेगी? नहीं चलेगी ना, इंजन सीज हो जाएगा। जब पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी में डीजल डालने से वो नहीं चलेगा तो शरीर जिन चीज़ों को खाने के लिए बना हुआ है, अगर उसको वो नहीं खिला के दूसरी चीज़ें खिलाते रहेंगे, शरीर कितने दिन चलेगा? वो तो शरीर एक इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हमारे सारे मनमानी करने के बावजूद भी बहुत सालों तक वो उसको खींच देता है, बहुत सालों तक वो उसको खींच देता है, ये दिखता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसकी तकलीफ़ हमको दिखनी शुरू होती है। तो युवावस्था में बहुत बार हमको पता नहीं चलता है, लेकिन उस समय जो मनमानी हम कर रहे होते हैं, लौट लौट करके उसका रिजल्ट धीरे धीरे आना शुरू होता है। तो शरीर को स्वस्थ रखने की दृष्टि से तो स्वयं में संयम का भाव और उसके आधार पर आहार, विहार, दिनचर्या, श्रम व्यायाम, आसन प्राणायाम, इसका महत्व है। मैं बार बार ये बात कहता रहता हूँ कि शरीर का स्वस्थ रहने का काम बहुत अच्छा खा लेने भर से नहीं होता है। आप बहुत पौष्टिक भोजन करें लेकिन उसको पचाने की क्षमता नहीं हो शरीर में, तो जितना ज़्यादा खाएंगे वो आफत बनेगा, शरीर के लिए समस्या बनेगा। तो शरीर में जो ताकत आती है वो सिर्फ अच्छा खा लेने से नहीं आती है, उसको पचाने की क्षमता से आती है। और शरीर को भोजन पचाने की जो क्षमता है या जो भूख है उसका तेज होना है, उसके लिए श्रम की ज़रूरत है। हर शरीर एक निश्चित श्रम करने के लिए बना हुआ ही है। अगर वो श्रम करने का काम हम नहीं करते हैं तो ना तो हमारी भूख ठीक लगती है और पसीना नहीं आने से फिर शरीर के अंदर गंदगी जमा होती है। फिर हम किसी हॉस्पिटल में जाके पैसा दे के स्टीम बाथ में जो है पसीना निकलवाते। तो ये दिखना ज़रूरी है कि स्वस्थ रहने की जगह से आहार का, विहार का, श्रम व्यायाम का, आसन प्राणायाम का महत्व है। तो हमारे लिए मूल मुद्दा ये नहीं है कि बीमारी का तुरंत इलाज उपलब्ध हो, सेकेंडरी काम है वो। मूल मुद्दा है कि हम स्वस्थ रहें। बीमारी की जगह से दवा और हॉस्पिटल उपलब्ध होना महत्वपूर्ण है। स्वस्थ रहने की जगह से स्वयं में संयम का भाव, अपने मैं के संतुलित होने की बात और उसके साथ आहार, विहार, श्रम व्यायाम, आसन प्राणायाम का महत्व है। और तीसरी बात मैं इसके संदर्भ में ये कहूँगा कि बीमारियों के इलाज के लिए दवा और हॉस्पिटल के लिए तो डॉक्टर केंद्र में है। डॉक्टर के पास जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक दवा क्या मिलनी है वो नहीं पता चलेगा। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से देखेंगे ना तो मूल जिम्मेदारी डॉक्टर की नहीं बनती है, हमारी बनती है।
आहार विहार कौन ठीक रखेगा? श्रम व्यायाम कौन ठीक रखेगा? आसन प्राणायाम कौन ठीक रखेगा? दिनचर्या ऋतुचर्या अपना कौन ठीक रखेगा? ये डॉक्टर हमारे लिए नहीं रख सकता है, ये हम ही अपने लिए रख सकते हैं। अपने परिवार में, अपने समाज में जीते हुए हम आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए इस जिम्मेदारी को ले सकते हैं और कर सकते हैं। तो आहार विहार जब हमको केंद्र में आता है, श्रम व्यायाम केंद्र में आता है, आसन प्राणायाम केंद्र में आता है, तो मूल जिम्मेदारी हमारी स्वयं की हो जाती है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, न कि मूल जिम्मेदारी डॉक्टर की होती है। ये स्वस्थ रहने की प्रक्रिया में किसी कारण से व्यतिरेक हो ही जाए, मौसम बदलने के कारण हो जाए, खान पान की किसी गड़बड़ी के कारण हो जाए, किसी एक्सीडेंट के कारण हो जाए, तो औषधि की या चिकित्सा की, सर्जरी की ज़रूरत दिखाई देती है। और औषधि में भी देखेंगे, मेडिसिन में भी देखेंगे, सामान्य रूप से हम घर में जिन मसालों का, जिन सुविधाओं का प्रयोग कर रहे होते हैं, हमारे आसपास जो वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे उपलब्ध हैं, थोड़ा सा हम अध्ययन करने का काम करें तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से ऐसी हम खुद ही पहचान सकते हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं, और हम उनसे शरीर की सामान्य बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। उससे ज़्यादा कुछ कठिनाई आ जाए तो किसी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत हो सकती है। तो हम मना नहीं कर रहे हॉस्पिटल को, लेकिन हॉस्पिटल पहला ही उपाय है स्वास्थ्य का या आखिरी उपाय है, ये समझना जरूरी है। और दुर्भाग्य की बात ये हो गई है कि आज का पूरा 4.5 साल, 5.5 साल का MBBS का पढ़ाई देखेंगे ना, तो स्वस्थ रहने के बारे में बातें नहीं के बराबर है। बीमारियों के इलाज को बताने से ही वो शुरू होता है, बीमारियों के इलाज को बताने पे ही ख़त्म हो जाता है। तो बीमारियों के इलाज का महत्व नहीं है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। इतना ही कह रहा हूँ कि बीमारी का इलाज आखिरी काम है, आखिरी काम है। पहला काम है अपने मन का संतुलन होना, ताकि हम शरीर को उसी तरह से प्रयोग करें जिस तरह से प्रयोग करने के लिए शरीर बना है। उसके साथ मनमानी शुरू करेंगे, अपने सुखी होने के लिए शरीर और संवेदना का प्रयोग करना शुरू करेंगे, शरीर परेशान होने ही वाला है। उस संयम की मानसिकता के साथ आहार का ठीक होना, विहार का ठीक होना, श्रम व्यायाम का ठीक होना, आसन प्राणायाम का ठीक होना और सामान्य घर की उपलब्ध सुविधाओं से अपनी छोटी मोटी बीमारियों को ठीक कर पाना, व्यतिरेक को ठीक कर पाना, ये स्वास्थ्य का मूल प्रोग्राम दिखता है। इन सब से नहीं हो तो फिर हॉस्पिटल की ज़रूरत हो ही सकती है, डॉक्टर की ज़रूरत हो ही सकती है, चिकित्सा की ज़रूरत हो ही सकती है, लेकिन वो आखिरी उपाय है, अंतिम उपाय है, न कि पहला ही उपाय है। बल्कि उस जगह पे जाने का मतलब है हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था के मूलभूत सिद्धांत फेल हो गए, फेल हो गए। जैसे हमारे घर में न्याय हमको नहीं मिलता है, तब हमको कोर्ट कचहरी जाने की ज़रूरत पड़ती है। घर में, परिवार में, काम करने की जगह पर जब हमारे साथ अन्याय होता है, तब थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी की ज़रूरत है। तो कोर्ट कचहरी जाने का मतलब, थाना पुलिस जाने का मतलब यही होता है कि हमको परिवार में, हमको काम करने की जगह पर, हमको समाज में न्याय नहीं मिल रहा है, अन्याय हो रहा है। ऐसे ही हॉस्पिटल पहुंचने का मतलब यह है कि उसके पहले जो स्वस्थ रहने की प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गई। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमको हॉस्पिटल ही जाना पड़ रहा है, तब तो निश्चित रूप से वो प्रक्रिया में कहीं ना कहीं बाधा है। इसको रुक के देखने और पहचानने की ज़रूरत है। तो इतनी बात हमको स्वास्थ्य के संदर्भ में कहनी थी। कोई इमीडिएट प्रश्न हो तो उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आगे चल सकते। माइक दे दीजिएगा। हाँ भैया, आपने जो व्यायाम के बारे में बताया, तो हमारा जो श्रम है उसमें काफ़ी सारा व्यायाम आता है, उससे अलावा हम आशा और प्राणायाम भी करते तो अच्छा है।
लेकिन कुछ लोग, मैं तो नहीं जाता, लेकिन और जो जिम वो साधनों की वजह से जो वो व्यायाम करते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? व्यायाम कैसी तरह का होना चाहिए? जिम जिम जिम, देखिए अगर मुझसे पूछेंगे तो शरीर से श्रम तो ऐसा होना चाहिए जिससे शरीर भी स्वस्थ रहे और कुछ सुविधाओं का भी उत्पादन हो जाए, क्योंकि प्रकृति में कोई भी सुविधा का जो उत्पादन होता है वो तो प्रकृति के ऊपर श्रम करने से ही होता है। आप गाय के साथ श्रम करते हैं तो दूध मिलता है, खेत के साथ श्रम करते हैं तो गेहूं चावल मिलता है, पेड़ पौधों के साथ श्रम करते हैं तो लकड़ी फल ये चीज़ें हमको उपलब्ध होती हैं। तो बेहतर तो मुझे ये समझ में आता है कि ऐसा श्रम हो जिससे शरीर भी स्वस्थ रहे और रिटर्न में हमको कुछ सुविधाएं भी मिल जाए। नंबर 1 पे तो मैं उसको रखना चाहूँ। वो नहीं हो जब उपलब्ध, तो दूसरी जगह पर मैं देखता हूँ कि व्यायाम या आसन प्राणायाम के रूप में हम शरीर को स्वस्थ रखने का काम कर सकें, जो बहुत मिनिमल रिसोर्सेज से हो जाता है, जिसके लिए कोई बहुत बड़े हॉल की, लाखों के इंस्ट्रूमेंट की और उसका मंथली सब्सक्रिप्शन फीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी जगह पर तो मैं इसको देखता हूँ। और जीने की दिनचर्या को ठीक से व्यवस्थित करेंगे ना, ये दोनों। अभी क्या हो गया, इसमें भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने स्टेटस से, पहचान से जोड़ दिया है। तो क्या होता है कि जिम में जाके 1000 रुपया महीने की फीस दे करके हम साइकिल चलाते हैं। हेलो, एक दिन हम लोग साइकिल लेकर जा रहे थे ना, 2 साल पहले साइकिलिंग बहुत करते थे। तो यहाँ रसाना एक गांव है, तो वो फार्मर बाहर खड़ा था, बोला कि एक काम करो, आप सब यहाँ पर काम करो, यहाँ पर आपका श्रम भी हो जाएगा और हम 200-300 रुपया भी देंगे। सही बात है। हाँ भैया, हम ट्रैकिंग में जाते हैं ना भैया, जी, तो हमारे घर गांव में हम जाते हैं तो हमारी जो बड़ी बा होती है वो हमको बोलती है तो उससे तो अच्छा है खेतर में मेहनत कर लो। मेहनत ही कर रहे हो वहाँ पे भी, और कुछ उपार्जन है नहीं ऐसी, है ना। तो बेस्ट जगह तो ये समझ में आता है कि ऐसा श्रम करें जिससे उत्पादन हो जाए। 2 नंबर में समझ में आता है कि अगर वो अवसर नहीं है तो व्यायाम, आसन, प्राणायाम जैसी चीज़ें करें जिसमें बहुत रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती हो। सामान्य चलाने वाली साइकिल जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, वो अगर 5000 की मिलती होगी, तो जिम की वो साइकिल जिसको चला के कहीं नहीं पहुंचते हैं वो 30,000 की मिलती होगी, और उसको चला के कहीं नहीं पहुंचेंगे, ये पक्का है। हाँ भैया, एक मुझे बोलना है भाई, जो साइकिलिंग करते वो करते रहे, ट्रैकिंग करते रहे, मेरा पर्पस ये नहीं है। मैं भी ट्रैकिंग में जाऊंगा अभी, क्योंकि खेत तो है नहीं, खेती नहीं करते तो श्रम थोड़ा छोड़ देंगे ऐसे। भाई धीरे धीरे देखिए क्या है भाई भुलका में सब तैयारी है, वहाँ पर आप निंदामण भी कर सकते हैं, गाय भी है, घास चारा भी काट सकते हैं, पानी भी दे सकते हैं। बिल्डिंग भी बड़ी है भैया, कचरा पोता भी करना है तो कर ही सकते हैं। नायक जी को माइक दीजिए, उनका कंट्रीब्यूशन भी आना जरूरी है। भैया जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैंने लगभग नौकरी लगने के पहले श्रम ही किया था, खेत पे हल चलाया, खाद बनाई, जंगल से लकड़ी लाते थे और गाय का घास भी काटते थे, गाय भी चराते थे, दूध भी निकालते थे, छाछ भी करते थे। मगर जब ये हमारी शिक्षा प्रणाली में या हमारी सामाजिक जो ढांचे हैं, जो पढ़ जाता है, जो पढ़े लिखे हो जाते हैं, तो एक मानसिकता उनमें आ जाती है कि श्रम का डायरेक्ट ऐसे लगता है कि जैसे कोई पढ़ा हुआ इंसान श्रम करने जाता है तो एकदम वो मतलब एकदम सामाजिक ढांचे के विपरीत चला गया। अभी तक हमारी दृष्टिकोण में श्रम को शिक्षा से जोड़ा ही नहीं गया है। जैसे ही शिक्षा
में जा रहा है। आज हमारे यहाँ लाड़ी है तो वो उनको झाड़ू लगाने के लिए भी मतलब रीजनिंग करते हैं, पोता लगाने के लिए भी रीजनिंग करते हैं। गाय का तो और खेत में तो जाने का बहुत कम रहा। तो जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को, जैसे मैं एजुकेशन में रहा, मैं जो लेबर इंस्पेक्टर है उनके पास में गया तो जो 8 साल के जो बच्चे हैं अपनी माँ के साथ श्रम करते हैं नेचुरली खेती में, माँ अगर 40 किलो का वज़न लोड करके लाती है, बच्चा जो है 2 किलो का लाता है। मगर ये रिपोर्ट जाती है अखबार में, कोई मीडिया वाला आता है और कहता है ये देखो बच्चों को श्रम करा रहे हैं, इनका शोषण हो रहा है, इनको स्कूल में भेजो। और जैसे ही स्कूल में बच्चा जाता है, न वो गाय चराने के लायक बनता है, ना अपनी मम्मा के साथ श्रम सीखता है, ना वो बर्तन साफ करने, कपड़े धोने या सारा हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्क करने के लिए रहे। तो एक बहुत बड़ी गैपिंग हो गई, सारी शिक्षा श्रम के विरुद्ध चली गई और एक बहुत बड़ा गैपिंग आ गया है हर घर में। और रहा आपका जो स्वास्थ्य वाला मुद्दा, तो मुझे लग रहा है कि जो अभी डिलीवरी वाले पीरियड हो रहे, लगभग 100 डिलीवरी में से 80 डिलीवरी हमारी पेट को काट करके हो रही है। ये एवरेज आने लग गया है। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा हो गया है इस शिक्षा प्रणाली में सभ्यता कहो, का। सामाजिक व्यवस्था में कहो। बहुत जरूरी इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। धन्यवाद। है ना, जाने अनजाने देखेंगे ना तो इस शिक्षा से गुजरने के बाद हमको ऐसा लगता है जैसे श्रम नहीं करना पड़े तो अच्छा है। हम ये बात भी नहीं पकड़ पाते हैं कि ये जो मशीन हम बना रहे हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हम बना रहे हैं, ये मानव के श्रम को रिप्लेस करने के लिए बनाएंगे या मानव के श्रम को और प्रभावी इफेक्टिव करने के लिए बनाएंगे। क्योंकि मानव शरीर से अगर श्रम नहीं करेंगे तो शरीर बीमार होने ही वाला है। पशु पक्षियों में भी देखेंगे ना तो एक निश्चित मात्रा में श्रम करने से ही शरीर स्वस्थ रहता है। आप अपने लिए भी देखेंगे तो एक निश्चित मात्रा में श्रम करने से ही भूख का, प्यास का, पाचन का, नींद का संतुलन रह पाता है। अगर शरीर से एक निश्चित मात्रा में श्रम नहीं कर रहे हैं तो भूख का, प्यास का, नींद का, पाचन का संतुलन ही नहीं हो सकता है, वो संभव ही नहीं है। तो जितने इंस्ट्रूमेंट्स या मशीन हम बना रहे हैं, अल्टीमेटली वो मानव श्रम को और प्रभावी करने की दृष्टि से होने की ज़रूरत है, इफ़ेक्टिव करने की दृष्टि से होने की ज़रूरत है, ना कि मानव श्रम को रिप्लेस करके समाप्त कर देने की दृष्टि से होने की ज़रूरत। जाने अनजाने इस पूरी शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में हम कहते हों साफ साफ चाहे नहीं कहते हों, गुजरने के बाद ज़्यादातर बच्चे की मानसिकता तो श्रम से दूर होती हुई दिखाई देती, अपने घर में भी दिखाई देती है, बाहर भी दिखाई देती है। किसी न किसी फॉर्म में वो बात आ ही जाती है कि ये श्रम करना जो है वो नीचे लोगों का काम है। तो हमारे यहाँ कहते हैं कम पढ़ा लिखा तो हल से गया, ये जो हल चलाते थे ना पहले खेत में, तो खेती छोड़ दिया। कहाँ अधिक पढ़ लिख लिया तो घर से भी गया। तो अभी डिजाइन हम सबका ऐसा हो गया है कि जो जहाँ पढ़ता है ना, उस गांव के लिए, उस घर के लिए, उस परिवार के लिए, उस समाज के लिए वो किसी काम का नहीं बचाता। जितनी अच्छी पढ़ाई किया है वो दिखता है कि वो उस जगह के लिए उतना नालायक हो जाता है, कर ही नहीं सकता काम। आप बढ़िया पढ़ाई करिए, आप यहाँ के लिए किसी काम के नहीं बच जाएंगे। आपको नौकरी मिलेगी जाके तो बेंगलोर के किसी कोने में, मुंबई के किसी कोने में, पुणे के किसी कोने में, दिल्ली के किसी कोने में। इस जगह में रहते हुए हमारी सार्थकता, उपयोगिता बच ही नहीं जाती है। हमने डिजाइन ऐसा बना लिया है। तो हम पढ़ाई को मना नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि समाज का डिज़ाइन ऐसा होने की ज़रूरत है कि सारी पढ़ाई लिखाई के साथ हमको उस जगह पर तो काम करने को मिले जहाँ हम रह रहे हैं, और पढ़ाई लिखाई के साथ श्रम को ख़त्म करने की मानसिकता बनाएंगे या श्रम को करने की, विधिवत करने की, इफ़ेक्टिव ढंग से करने की मानसिकता बनाएंगे। दुर्भाग्य ये होता है जो आप कह रहे थे कि पढ़ाई के बाद बच्चा गाय पालना नहीं चाहता है, लेकिन दूध एकदम प्योर चाहता है, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। खेती करना नहीं चाहता है,
अनाज सबसे शुद्ध, बढ़िया, साफ सुथरा मिलना चाहिए, ये चाहता है। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव? और अगर ये संभव होगा तो किसी दूसरे को एक्सप्लॉइट करके ही संभव होगा, दूसरी तो कोई विधि नहीं है। अगर प्रकृति में दूध गाय दे रही है, शुद्ध अनाज खेत से आ रहा है, और हम न गाय पाल रहे हैं न अनाज का काम कर रहे, तो किसी दूसरे से लेके ही तो आएगा। और कैसे आएगा? कैसे आएगा? भैया, श्रम और परिश्रम में क्या डिफरेंस है? सामान्य वो में देखिएगा तो परिश्रम आजकल सारे अर्थों में यूज होता है। बच्चा पढ़ाई करता है, उसको भी परिश्रम ही कहता है। अभी हम लोग जो यहाँ श्रम प्रयोग कर रहे हैं शब्द, उसको श्रम कहिए, परिश्रम कहिए, आप तय कर लीजिए। पर मुख्य बात है कि मानव के अलावा जो प्रकृति है, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, उनके साथ कुछ कार्य करता है, कुछ कार्य करता है। वो कार्य बेसिकली श्रम है। श्रम के फल में कुछ वस्तु उसको मिलती है, वो बेसिकली उत्पादन है। तो जैसे खेती के रूप में जी ये बहनें जो सब है, हम वो सुबह से उठकर मतलब ये काम करते हैं, मतलब सुबह से बर्तन करना, कपड़ा धोना, वो सब काम मतलब आ गया। तो क्या उनको श्रम कहलाता है या? जी, अगर बर्तन धोना, कपड़ा धोना को भी देखेंगे तो श्रम है, निश्चित रूप से है। तो क्यों पुरुष वर्ग ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये 4 कपड़े धोए और 2 बर्तन किए, और क्या करते हैं? वो ये सभी बहनों का क्वेश्चन है भाई। क्या होता है, जब ये मानसिकता में बैठ जाता है कि पैसा कमाने वाले काम ही काम हैं, जिस काम से पैसा मिलता है वही काम है, बाकी सब बेकाम है, तो फिर जिस काम में पैसा नहीं होता है लगता है ये व्यर्थ का काम है, और जिस काम में पैसा है लगता है कि वही महत्वपूर्ण काम है। हमारी दृष्टि आज के दिन पैसे के अराउंड इतनी ज़्यादा केंद्रित हो गई है, फोकस्ड हो गई है, कि ये सब काम जिसमें पैसा नहीं मिलता है लगता है बेकार का काम, बेकार का काम। और अब आजकल सभ्यता विकसित हो गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही ऐसा बात कहते रहते हैं, आजकल महिलाएं भी ऐसी हो गई हैं जो हिसाब तय करती हैं कि तुम दिन भर घर में क्या कर रहे हो। हमको तो रोज ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं। हमारा एक मित्र है, उसकी पत्नी ने तो घर में फिक्स कर रखा है कि भाई ये काम तुम करोगे तो ये अगला हम करेंगे, ठीक है, सब्जी तुम बनाओगे तो रोटी हम बनाएंगे, नहीं बनाओगे तो नहीं बनाएंगे। इतना ही नहीं, उसने कहा उदाहरण लीजिए कि भाई तुम्हारा घर मान लो दिल्ली में है, हमारा घर डीसा में है, कहा हम शादी करके दिल्ली क्यों आएंगे, तुम डीसा आ जाओ। फिर क्या हुआ कि उसने कहा भाई बाकी उसने कहा कि भाई बाकी काम धंधे हैं वहाँ, तो कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारा काम धंधा है वहाँ, तो ना डीसा रहेंगे ना दिल्ली रहेंगे, ऐसा करते हैं कि दोनों के बीच में जयपुर पड़ता है, वहाँ रह लेते हैं। तो डिज़ाइन हमारे आपके देखेंगे ना, तो ये समझने की ज़रूरत है कि मुख्य मुद्दा पैसा नहीं है, मुख्य मुद्दा तो श्रम पूर्वक कुछ कार्य करने का है और उससे उत्पादन का है। तो आप यहाँ भी देखिए, उत्पादन कार्य में हमारा लक्ष्य क्या है, श्रम के साथ उत्पादन करें, ये हमारा लक्ष्य होना बनता है, या दूसरों का शोषण करके, दूसरों को एक्सप्लॉइट करके अपने घर में सुविधा इकट्ठा कर लें, ये लक्ष्य होना ठीक है। श्रम पूर्वक उत्पादन ठीक है, ये दिखाई देता है। श्रम पूर्वक उत्पादन की जगह से देखेंगे ना, तो मनुष्य जो मनुष्य के साथ करता है वो व्यवहार है। हम आप मिल करके कितना भी बात कर लें, उससे रोटी नहीं बनने वाली, उससे गेहूं नहीं पैदा होने वाला है, क्योंकि वो व्यवहार है। हवा, पानी, मिट्टी के साथ, खेत में पेड़ पौधों के साथ, पशु पक्षियों के साथ जो हम श्रम करते हैं, उसको कार्य के रूप में पहचाना है।
और कार्य के फल में कुछ वस्तुएं हमको मिलती हैं जो वस्तुतः उत्पादन है। उत्पादन के संदर्भ में दो प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या उत्पादन करें और कैसे उत्पादन करें। तो क्या उत्पादन करने का उत्तर देखेंगे तो जो चीज़ शरीर को नर्चर करने के लिए, पोषण के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षण के लिए या सदुपयोग के लिए, राइट यूटिलाइजेशन के लिए जरूरी दिखाई देती है या सामाजिक क्रियाकलाप की जगह से जरूरी है, जैसे रिकॉर्डिंग की ज़रूरत दिखाई देती है, प्रोजेक्टर की ज़रूरत दिखाई देती है, स्क्रीन की ज़रूरत दिखाई देती है, यहाँ लाइट की ज़रूरत दिखाई दे रही, ये सारे क्रियाकलापों को देखेंगे तो सामाजिक क्रियाकलापों में भागीदारी की जगह से दिखाई देता है। तो शरीर के पोषण के लिए, संरक्षण के लिए, सदुपयोग के लिए, सामाजिक क्रियाकलाप के लिए वस्तुओं का उत्पादन करना बनता है। आज के दिन का दुर्भाग्य देखेंगे तो हम बहुत सारी ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। बहुत सारी ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, जैसे देखिए गुटखा है, सिगरेट है, अल्कोहल है, शरीर स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई बहुत ज़रूरत नहीं दिखाई देता उसका, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग लगे हुए हैं उसी के बिजनेस में। जब कोरोना का टाइम था, बाकी दुकानें खुली हो चाहे नहीं खुली हो, शराब की दुकान काफ़ी पहले खुल गई, उसमें कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए लोगों को। है ना? ऐसे ही देखिएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम ऐसे बना लेते हैं जो आदमी के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, फिर एडवर्टीजमेंट कर करके उसको बेचने का दिमाग लगाते रहते हैं, और सब तरीके से कोशिश करते हैं कि आदमी को ज़रूरत हो चाहे नहीं हो, खरीद के लेके जाए यहाँ से। इस मानसिकता का मतलब ये नहीं है, ऐसी मार्केटिंग अगर कर रहे हैं ना तो फिर आपकी ज़रूरत के पूरा होने से हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके पॉकेट से पैसा निकल के हमारे पॉकेट में आ जाना चाहिए, इतने भर में हमारा इंटरेस्ट। तो उत्पादन क्या करें का उत्तर है शरीर के पोषण, संरक्षण, सदुपयोग और सामाजिक क्रियाकलापों के लिए जो जरूरी वस्तु है उसका उत्पादन करना। कैसे उत्पादन करें का दो उत्तर है, एक है श्रम पूर्वक उत्पादन करना, दूसरा है प्रकृति की आवर्तनशीलता, उसका जो साइक्लिक और म्यूचुअली इनरिचिंग नेचर है उसका ध्यान रख के उत्पादन करना। इस आवर्तनशीलता पर हम आते, बट एक लाइन में इसको कहेंगे तो हमारे उत्पादन के तरीके से प्रकृति भी पहले से बेहतर होनी चाहिए। तो हवा, पानी, मिट्टी भी अगर पहले से बेहतर हो रहा है, पेड़ पौधे भी बेहतर हो रहे हैं, पशु पक्षी भी बेहतर हो रहे हैं, तो हमारे उत्पादन का तरीका ठीक है। अगर उत्पादन का तरीका ऐसा हो रहा है कि हवा, पानी, मिट्टी जहरीली होती जा रही है, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, पशु पक्षियों के रहने की जगह नहीं बच रही है, तो हमको अपने उत्पादन के तरीके को रिव्यू करने की ज़रूरत है। जी, जो उत्पादन से जुड़े हुए वस्तु है, अभी मैं जिस जिले में रह रहा हूँ वहाँ लगभग 85% ट्राइबल लोग हैं और वो लोग अपनी खेती को ही ज़्यादातर प्रायोरिटी देखे। पिछले 5-10 वर्षों से वो सारे जो खेती किसानी सरकार ने उनको कुएं बना करके दे दिए, और यहाँ तक कि बैल जोड़ी उनको चाहिए तो बैल जोड़ी भी उन्होंने दी, लगभग उस पर 60% सब्सिडी के आधार पर दी गई। जब बैल जोड़ी लाए तो वो कम से कम 4 महीने के बाद सर्वे करने गए कि ये बैल किस तरह के उपयोग कर रहे हैं, उनसे खेती में क्या इजाफा हुआ। तो पता चला कि वहाँ बैल भी नहीं थे और किसान भी नहीं थे, और बाद में सर्वे रिपोर्ट आया कि ये सब लोग जो है गुजरात चले गए काम पर। तो गुजरात में जब सर्वे में उनको वापस पूछा, दिवाली पर आ जाते हैं, फिर एक सर्वे हुआ कि इनका क्या हमारे से गलती क्या हो गई या इनसे क्या भूल हो रही है। तो उनका सीधा सा कहना था कि साहब हमारी खेती जो है वो हम मतलब 1 महीना बीज बो करके चले जाते हैं और हो जाती है, और जो बेल है वो बेल तो आपने हमको दिए थे तो हम 12 महीने तो उनकी रक्षा करते ही नहीं हैं, वो 3 महीने के लिए रहते हैं, बेल हमने बेच दिए, बाद में चलेंगे तो फिर ले लेंगे। और यहाँ जो उनको श्रम के बदले
जो पैसा मिलता है, गुजरात में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, बहुत सारा वर्क है, यहाँ पैसा ज़्यादा है और श्रम कम है लोगों में। तो वहाँ से श्रमिक आते हैं गाड़ी भर भर करके, उनको पर डे 500 से लगा करके 800 रुपये पर डे मिलता है लेबरिंग, जबकि वहाँ उनकी रेंज है 300 रुपीज़ पर डे। और इससे लेकर के वो सारा पैसा वहाँ ले जाते हैं, जो उसकी खेती से भी ज़्यादा कमा करके ले जाते हैं। ये डिस्पेरिटी आ गई है ना। जो आप कह रहे हैं उससे हमको दो बात समझ में आती। एक तो ये कि खेती के लिए बैल होना और कुआं होना सेकेंडरी है। हमको खेती का सार्थकता समझ में आना, महत्व समझ में आना, उसका उपयोगिता समझ में आना, उसका मानसिकता होना, ये प्राइमरी है। वो मानसिकता नहीं है, उसका महत्व नहीं समझ में आ रहा है। बैल खरीद के दे दीजिए कि कुआं खोद के दे दीजिए, खेती नहीं करेगा तो नहीं करेगा। उसका महत्व समझ में आए, उसका सार्थकता समझ में आए, उसका उपयोगिता समझ में आए तो खेती करने की संभावना है। एक तो ये समझ में आता। दूसरा, जाने अनजाने हमने आज के दिन समाज का डिजाइन ऐसा बना दिया है कि कुछ काम का सम्मान भी है और रिटर्न भी बढ़िया है। उसके प्रतिफल के रूप में आपको पैसा भी अच्छा मिलता है, उस काम का सम्मान भी है। लेकिन बहुत सारे काम हमने ऐसे बना दिए जिसको हम सम्मानजनक काम भी नहीं मानते हैं, रिटर्न में बहुत पैसा भी नहीं मिलता है। तो खेती में अगर 250-300 रुपया रोज़ का भी मुश्किल से कमा रहा है, दूसरी जगह उसको 800 रुपया रोज़ का मिल रहा है, तो आदमी 800 वाले में ही जाएगा, 250-300 वाले में कौन रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमको देखना पड़ेगा कि ये एक्सचेंज का जो सिस्टम हमने आज के दिन बना रखा है, विनिमय की जो पूरी प्रक्रिया हमने बना रखी है, वो न्याय संगत है कि नहीं है। वो श्रम को ध्यान में रख करके, हर आदमी की सार्थकता को, उसके श्रम को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है, या हमने कुछ एक्सप्लॉइटेशन के तरीकों को विधिवत बनाने के लिए एक सिस्टम डिजाइन कर दिया है। ये तो देखना ही पड़ेगा। मज़ेदार एग्जाम्पल ये भी था कि जब मैं मतलब हॉस्टल वार्डन को ये पूछा कि तुम्हारे बच्चों की डाइट जो है वो मतलब जो है, जो सीजन थी, जिस समय फसल अच्छी है, धनिया उग रहा है, सब्जी वगैरह बाज़ारों में बिल्कुल बढ़िया मिल रही है, और एक समय ऐसा आता है जब बाज़ारों में सब्जियां बहुत कम होती है या महंगी होती है, तो उनकी डाइट का जो रेट पड़ गया बच्चों को, वो 600 रुपये आया मंथली। और दूसरी जो डाइट थी वो मतलब जो है वो 350 रुपये में ही पड़ गई, है ना, लगभग आधा हो गया। उसने ये कहा कि सर हम मंडी में जा रहे थे तो हम 50 रुपये का इतना सारा 2 किलो धनिया ले आते, और एक समय ऐसा आता है जब ऑफ सीजन आती है तो वही धनिया हम 400 रुपये का इतना 1 किलो लाते हैं। तो धनिये का क्या गुना है, उसकी वैल्यू तो मतलब बनी हुई है, उसमें जो श्रम लगता वो लगता ही है, पानी लगता ही है। धनिये का क्या गुना है इसमें, धनिये की वैल्यू अपने आप में लोगों ने, एक समय आता है तो ये जो मंडी में जो मतलब वैल्यू निकाली जाती है वो ऐसे बोलती है, बहुत दुख के साथ उनके श्रम का अवमूल्यन करते हैं कि देखो हम इतनी मेहनत तो तब भी कर रहे थे, आज हमारे धनिये का जो है 2 रुपये किलो नहीं पूछता है, और कई बार तो उनको फेंक के जाना पड़ता है। कितना हरास हो रहा है उनकी वैल्यू श्रम की करी हुई। वो कीचड़ में रहते हैं, पानी गिरता है तब रहते हैं, अपने बच्चों को छोड़ करके श्रम करते हैं, और बाद में पता चलता है कि उनकी सब्जी का कोई मूल्य ही नहीं कर रहा है। तो हमने क्या मेहनत प्रकृति पे हम नहीं कर रहे। ये सिस्टम जो बनाया है मुद्रा का, ये मानव को अभी कहीं न कहीं मतलब जो है बहुत अलग टाइप के सोच में डाल रहा है। जी, आप कुछ कह रहे थे क्या? अभी भैया जो स्थिति है, मैं मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के गाँव की बात कर रहा हूँ कि अभी गांव में लगभग बुजुर्ग लोग ही रहते हैं। वो 20 या 25% जो हाउस है वो ओपन है, बाकी 75 हाउस वो बंद है, वो सब सिटी में चले गए। अभी जो रहते हैं वो बुजुर्ग है, वो उनकी उम्र भी ऐसी है, वो खेती भी नहीं कर सकते। तो अभी मैं वो स्थिति देख रहा हूँ कि अब वो जो 25% हाउस ओपन है
वो भी धीरे 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 वो क्लोज हो जाएगी। फिर वो खेती जमीन उपलब्ध होने के बावजूद भी कोई खेती करना नहीं चाहता। आज की स्थिति यही है, हर एक को सिटी में ही रहना है। जो ऐसी स्थिति आएगी तो ये श्रम जो उत्पादन की हम बात करते हैं वो तो कैसे रहेगा? आदमी के पास दो डिजाइन है, या तो समझ पूर्वक अपनी चीज़ों को ठीक कर ले, या दूसरा प्रकृति का डिजाइन है कि लात जूते खा के हमको ठीक करना पड़ता है। क्योंकि आदमी सारी चीज़ों के बिना रह सकता है, भोजन के बिना, कपड़े के बिना, घर के बिना नहीं रह सकता है। यहाँ से चांद तक कहीं भी चले जाइए आप, गुजरात से लेके अमेरिका तक कहीं भी चले जाइए, भोजन हमारी ज़रूरत के रूप में बना ही रहेगा। तो स्वेच्छा से नहीं करेंगे, मजबूरी से करेंगे। करना तो होगा ही, नहीं तो सरवाइव नहीं कर सकते उसके बिना। खुश होके करें कि रोध होके करें, खुद करें, ज़बरदस्ती किसी से कराएं, ठीक है, जिस विधि से भी चलें, ज़रूरत तो है आदमी की, इसलिए होगा तो ज़रूर। इतना ही हो सकता है कि उत्पादन के रूप में जहर मिला के उत्पादन करेंगे कि शुद्ध करेंगे, ये चॉइस तो है। अगर जहर मिला के उत्पादन करेंगे, धीरे धीरे शरीर और स्वास्थ्य खराब होगा। तो आदमी के पास चॉइस इतना ही है कि इतने सारे धक्के खा के, इतनी सारी चीज़ों को खराब करके किसी दिन लौटने की सोचे, या समझदारी पूर्वक पहले अपने को ठीक कर ले। इतना चॉइस है। और ये समस्या कोई आपके गुजरात के गांव की नहीं है, देश भर में कहीं भी देखिएगा यही स्थिति है। हम लोग 5-6 साल पहले भूटान के वर्कशॉप्स में देखते, वहाँ के भी लोगों का यही कहना है। आपके यहाँ तो फिर भी एक गांव में 300-400 घर होंगे, भूटान के गांव की तो पूरे भूटान का पॉपुलेशन ही 8 लाख था उस समय, अभी भी 9-10 लाख हो गए होंगे। 8 लाख के पॉपुलेशन का मतलब एक गांव में गिन के 15-20 घर होते हैं। तो कई गांव तो ऐसे हो गए हैं जहां एक भी युवा नहीं बचा है, या तो बुजुर्ग हैं या घर में ताला लग गया है, क्योंकि सबको रहना है जाके थिम्पू में, पारो में, फुनसोलिन में। तो ये समस्या तो सर्वत्र व्याप्त एक जैसी दिखाई दे रही है। किसी जगह पर हमको आपको समाज के जिम्मेदार नागरिक के रूप में रुक के सोचने की ज़रूरत तो पड़ेगी। ये जो अंधी दौर का डिज़ाइन हम चला रहे हैं, इससे कहीं पहुंच भी रहे हैं क्या? ये रुक के देखने की ज़रूरत तो पड़ेगी हम सबको। कब समय आता है देखना है। ये जो प्रकृति की आवर्तनशीलता देखेंगे ना, तो इस पर पहले दिन भी हमने बात किया था कि हवा, पानी, मिट्टी के रूप में जो पदार्थ अवस्था दिखाई देती है, ये जहाँ अच्छी होती है वहीं के पेड़ पौधे अच्छे होते हैं। आपके खेत में मिट्टी अच्छी है, पानी का इंतजाम है, तो फसल अच्छी होगी। पेड़ पौधे अच्छे होते हैं तो लौट करके जो उनकी पत्तियां होती हैं, उनके तना होते हैं, वो वापस सर गल के जब मिट्टी में मिलते हैं तो मिट्टी को पहले से ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं, पहले से ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं। इस साइकिल में जब पशु पक्षियों को ला के देखते हैं तो ये दिखता है कि हवा पानी से पशु पक्षी भी स्वस्थ रहने का काम करते हैं, पेड़ पौधों से इनको अपना भोजन मिल जाता है, लौट करके इनके मलमूत्र से वो मिट्टी अच्छी होती है। पेड़ पौधों और पशु पक्षी के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक संतुलन बना रहता है। पेड़ पौधों में क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया में, परागण की प्रक्रिया में ये पशु पक्षियों की भागीदारी दिखाई देती है। बीज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने की प्रक्रिया में इन पशु पक्षियों की भागीदारी दिखाई देती है। कुछ बीज ऐसे दिखाई देते हैं जिनको पशु पक्षी खाते हैं और उनके पेट से पूरा प्रोसेसिंग होता है, उसी आधार पर उनका अंकुरन सहजता से होता है। जैसे आप अपने घर के पेड़ के घर पे देखते होंगे किनारे में पीपल के वृक्ष निकले होते हैं, वो बेसिकली चिड़िया के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का काम करते हैं और उस प्रोसेसिंग से उनके अंकुरन का काम आराम से हो पाता है। तो ये तीनों अवस्थाओं के संतुलन को देखेंगे तो किसी जंगल में स्वाभाविक रूप से मिलता है। इन तीनों अवस्थाओं के बाद जब आदमी को काउंट करके देखते हैं
तो ये दिखता है कि ये तीनों अवस्थाएं आदमी के लिए भी पूरक है। हवा, पानी, मिट्टी से आदमी को बहुत कुछ मिलता है, पेड़ पौधों से भी मिलता है, पशु पक्षियों से भी मिलता है। तो ये तीनों आदमी के लिए पूरक है। हम अपने से भी पूछें कि हमारी मूल चाहना क्या है, इनका पूरक होने का या इनका एक्सप्लॉइट करने का? उत्तर बहुत साफ है। ये भी समझ में आता है कि मानव के रूप में अगर हम यहाँ परंपरा में जीना चाहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी मानव जाति जीना चाहती है, तो भी ये पूरकता का निर्वाह जरूरी है, क्योंकि इनके बिना मानव के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती, कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ये दिखता है कि ये तीन अवस्थाएं पहले से पूरक हैं, ये मानव के लिए भी पूरक हैं, मानव भी इनका पूरक होना चाहता है, समझ पूर्वक ज्ञान के साथ इनका पूरक हो पाता है। इसीलिए मानव के लिए समझने का, ज्ञान का ज़रूरत दिखाई देता है, उसकी उपयोगिता दिखाई देती है, सार्थकता दिखाई देती है कि ज्ञान के बिना, समझ के बिना मानव से गलती होती ही रहती है। चाहना होने के बावजूद भी इन तीनों अवस्थाओं के साथ ठीक जीने की चाहना होने के बावजूद भी गलती होती रहती है ज्ञान के अभाव में। इसीलिए मानव को ज्ञान अवस्था की इकाई के रूप में पहचाना है। ज्ञान अवस्था की इकाई का मतलब ज्ञान इसकी मूलभूत चाहना है, ज्ञान इसकी मूलभूत आवश्यकता है। ज्ञान के साथ ही मानव स्वयं में व्यवस्थित होता है, ज्ञान के साथ ही मानव दूसरे मानव और प्रकृति के साथ अपने संबंध को पहचान करके जिम्मेदारी का निर्वाह कर पाता है। तो ज्ञान मानव की मूलभूत चाहना है, मूलभूत आवश्यकता है। ज्ञान के साथ ही मानव स्वयं व्यवस्थित होता है, ज्ञान के साथ ही मानव दूसरों के साथ अपने संबंध को पहचान के निर्वाह कर पाता है, पूरक हो पाता है। इस रूप में मानव को ज्ञान अवस्था के इकाई के रूप में पहचाना है। तो ज्ञान के साथ ये जो तीनों क्वेश्चन मार्क है, मानव का इन तीनों अवस्थाओं के साथ पूरक होने पर जो क्वेश्चन मार्क है वो हट पाता है। इसीलिए आदमी के लिए ज्ञान का इतना महत्व है और ज्ञान के लिए शिक्षा संस्कार का महत्व है। इतने पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए, अन्यथा हम आगे चलेंगे। ठीक है, विनिमय की बात काफ़ी देर से हो रही, तो हम सोचते हैं कि उस पर भी थोड़ा बात कर ही दें। विनिमय का लक्ष्य देखेंगे ना, तो ये सवाल भी पूछने की ज़रूरत है कि हर मानव को जो सुविधा आवश्यक हो जब जिस समय, तब उसको सुगमता से, सरलता से उपलब्ध हो जाए, ये विनिमय का उद्देश्य है, या लाभ कमाना, मुनाफा कमाना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ये विनिमय का उद्देश्य है। विनिमय का, एक्सचेंज का फंडामेंटल उद्देश्य, मूल लक्ष्य क्या है? हमारी सुविधा की आवश्यकता जो भी हमको पड़ती है वो सहजता से हमको उपलब्ध होती रहे, ये विनिमय का लक्ष्य है, या अधिक से अधिक मुनाफा कमा लें हम, ये विनिमय का लक्ष्य है? ये सवाल पूछने की ज़रूरत है। तो विनिमय को देखने जाएंगे ना, तो ये समझ में आता है कि जो वस्तु उत्पादित होती है उसका एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर सकें हम, परस्पर पूरकता के अर्थ में, न कि लाभ उन्माद के अर्थ में। लाभ उन्माद का अर्थ है अधिक से अधिक लाभ कमाने का पागलपन। इसी तरह से कोष का उद्देश्य देखेंगे तो हम सबों की सुविधा की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है, तो उससे अतिरिक्त वस्तुओं को संचय करके रखना, इकट्ठा करके रखना, परस्पर पूरकता के अर्थ में, न कि लाभ उन्माद के अर्थ में। आज के दिन बहुत बार ये दिखता है कि जानबूझ करके हम वस्तुओं को इकट्ठा करके
उसका अभाव क्रिएट कर देते हैं सोसाइटी में, ताकि उससे प्रॉफिट कमाया जा सके। इस विधि से हम प्रॉफिट तो कमा सकते हैं, लोगों को जीने में सहयोग प्रदान करने के बदले हम समस्या ही प्रदान करते हैं। सुविधाओं का अभाव क्रिएट करके, कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से अभाव क्रिएट करके हम कोई सहयोग करने का काम नहीं करते हैं, समस्या ही पैदा करते हैं। तो ये देखने की ज़रूरत है कि विनिमय कोष का उद्देश्य सुविधा का एक जगह से दूसरी जगह सुगमता से उपलब्ध होना है, न कि मुनाफा कमाना है। इस विनिमय के लिए पैसा या मुद्रा, जिस पर नायक जी बात कर रहे थे, वो एक माध्यम है, माध्यम है। दुर्भाग्य ये हो गया है कि हम कई बार पैसा के मैक्सिमाइजेशन को ही मूल लक्ष्य मान लेते हैं सुविधा का उत्पादन करने के बदले। हमको लगता है पैसा बढ़ रहा है तो अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है। इस चक्कर में बहुत बार आप देखेंगे तो हम सुविधा की गुणवत्ता को भी खराब करने का काम कर देते। जैसे दूध में आप मिलावट कर दीजिए, घी में आप मिलावट कर दीजिए, पैसा तो बढ़ जाएगा। 1 लीटर दूध को पानी डाल के 2 लीटर बना दें, पैसा तो बढ़ जाएगा। दूध की गुणवत्ता बढ़ेगी कि खराब होगी? खराब होगी। पानी मिलाएं तब तक तो फिर भी ठीक है। आजकल तो यूरिया और बहुत सारे केमिकल को मिला करके दूध ही बना देते हैं, गाय की भी जरूरत नहीं। वो दूध पी करके आदमी का स्वास्थ्य ठीक होगा कि खराब होगा? अभी दीपावली का समय था, जहाँ मैं रहता हूँ उस पूरे एरिया में दीपावली से 15 दिन पहले से हर दूसरे दिन न्यूज़ में दिखाता है, यहाँ लाखों लीटर नकली दूध पकड़े गए, यहाँ खोया पकड़ा गया, यहाँ पनीर पकड़ा गया, यहाँ मिठाइयाँ खराब निकली, यहाँ छापे पड़े तो लोग दूध छोड़ छोड़ करके भाग गए। ये स्थिति दिखाई देती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की स्थिति ये दिखाई देती है कि जितना दूध उनके यहाँ इकट्ठा नहीं होता है, कलेक्ट नहीं होता है, जमा नहीं होता है, उससे ज़्यादा दूध वो मार्केट में बेच रहे हैं। जितना दूध आता नहीं है उनके पास कलेक्ट होकर के, उससे ज़्यादा दूध वो बाज़ार में बेच देने का काम कर रहे हैं। इस विधि से हम पैसा तो बढ़ा सकते हैं, अर्थव्यवस्था को बिलियंस और ट्रिलियंस में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उस वस्तु को खा के आदमी बीमार होने वाला है, न कि स्वस्थ होने वाला है। तो ये बेसिक बात भी हम आज के दिन भूल गए हैं कि हम पैसे को सीधा प्रयोग नहीं करते हैं, पैसे के माध्यम से जो वस्तु मिलती है उस वस्तु का हम प्रयोग करते हैं। अगर पैसा बढ़ाने के चक्कर में हमने वस्तु की गुणवत्ता को ही खराब कर दिया, तो पैसा कितना भी हो हमारे पास, उस खराब वस्तु का उपयोग करके हम बीमार ही होने वाले हैं, न कि स्वस्थ रहने वाले। तो पहले ये सारा मिलावट करके पैसा कमाते हैं, फिर बीमार हो करके उसी पैसे को इलाज करने में लगा देते हैं। साइकिल चलता रहता है। भैया हाँ, एक क्वेश्चन था जी कि जब सेल्स प्रोडक्शन से ज़्यादा है तो ये जो भी हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी, सेल्स टैक्स, तो मतलब फूड इंस्पेक्टर होते हैं, बहुत कुछ है मैकेनिज्म, इतना बड़ा तंत्र है, वेलफेयर गवर्नमेंट है, तो उस पर कुछ रडार नहीं है और जनता भी नहीं बोलती है कि इनकम पे नहीं, एक्सपेंडिचर पे देंगे टैक्स या देंगे ही नहीं, ये घालमेल के लिए। इस पर एक कहानी सुना देता हूँ। एक बार किसी फैक्ट्री में रहा होगा कोई काम करने वाला, 2 कहानी सुनाऊंगा आपको। कोई रहा होगा फैक्ट्री में, ऐसे ही कहीं चलती होगी काम करने वाला, कोई आदमी आया उसका अकाउंट देखने के लिए। जैसे आप कहते हैं ना इंस्पेक्टर होते हैं, नो ऑफेंस टू एनीवन प्लीज़। तो वो आए जांच परख करने के लिए, तो उसने देखा यार तुम्हारा अकाउंट तो सब एकदम साफ़ सुथरा है, कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही, सब एकदम फिट है। बस एक ही जगह कमी दिखाई दे रही है कि उसमें लिखा हुआ है कि पिछले साल भर में तुमने कुत्तों को 20 लाख की जलेबी खिलाई है। कहा ये बाकी सब तो ठीक दिख रहा है, ये 20 लाख को कुत्ते को जलेबी खिलाने में तो कुछ गड़बड़ है तुम्हारा।
उसने कहा हाँ भाई गड़बड़ तो है। कहा फिर क्या करना है? कहा कुछ नहीं करो, 2 लाख रुपया हमको दो तब हम इसको पास कर देंगे। तो वो जो बैठा हुआ था वो मालिक, उसने पीछे से अपने जो सबऑर्डिनेट था उसको आवाज़ दिया कि साहब को 2 लाख रुपये निकाल के दे दो और डायरी में चढ़ा दो कि 2 लाख रुपये की जलेबी कुत्ते को खिला दी गई। तो डिजाइन जो आज के दिन ये सारा इंस्पेक्शन का हो गया है ना, वो इंस्पेक्शन का डिज़ाइन यही है। ठीक है, इंस्पेक्शन का डिज़ाइन यही है कि हमको हमारा कमीशन मिल रहा है तो सब ठीक है, हमको हमारा कमीशन नहीं मिल रहा है तो सब बेकार है, सब बेकार है। तो सारी चीज़ों को देखिएगा ना, तो कागजी कार्रवाई के फिर डिज़ाइन होते हैं, फिर पाउडर के दूध खरीद लिए जाते हैं, फिर उसका दूध भी बन जाता है, फिर वो बिक भी जाता है, फिर पैकेट पे ये भी लिख दिया जाता है कि वह दूध जो है पाउडर का मिलाया हुआ है। तो चलता रहता है, चलता रहता है। हमको ये पकड़ना ज़रूरी है कि ये सिस्टम में जो चीज़ें चल रही हैं वो किस तरह से चल रही है। और पैसा मैक्सिमाइजेशन अगर हमारा उद्देश्य बन जाएगा, मनी मैक्सिमाइजेशन ही हमारा उद्देश्य हो जाएगा, तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि अल्टीमेटली प्रयोग हम सुविधाओं का करते हैं, ना कि पैसे का करते हैं। पुराने ज़माने में वो मिडास की कहानी पढ़ाते थे ना, जिस चीज़ को बच्चों में कहानी आती, जिस चीज़ को छूता है वही सोना बन जाता है। पढ़े जी? वो जिस चीज़ को भी छूते हैं वही सोने का बन जाता है। वो खाना खाने के लिए ऐसे उठाता है, वो सोने का बन जाता है। उसकी बिटिया आती है दौड़ते हुए, उसको ऐसा गोद में उठाता है, वो सोने का बन जाता है। हमको दिखना ज़रूरी है अल्टीमेटली कि ज़िंदगी में प्रयोग जो हम करते हैं वो सुविधाओं का ही करते हैं, सुविधाओं का ही करते हैं। पैसा सीधा किसी भी तरह से हमारे प्रयोग में नहीं आता है। उसी सुविधा को, वस्तु को भुलावा दे करके हम पैसा मैक्सिमाइज करने के कोशिश में आज के मेजर अर्थशास्त्र को, इकोनॉमिक्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं। रिसोर्स और प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करने के बदले हम मनी को ऑप्टिमाइज या मैक्सिमाइज करने में लग गए हैं। या जो उसके इंडिकेटर हैं जीडीपी जैसे पैरामीटर्स के रूप में, उन पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करने में लग गए हैं। पैरामीटर को ऑप्टिमाइज करना ऐसे ही है जैसे स्वस्थ शरीर की एक पहचान दिखती है कि आपका चेहरा साफ सुथरा, ताज़ा, प्रफुल्लित दिखाई देता है। शरीर स्वस्थ है तो, शरीर अगर बीमार है तो चेहरे पर मुरझाना आना आ जाता है। ये इंडिकेटर को ही अगर हम ठीक करने लग जाएं और उसके लिए अलग अलग प्रकार के क्रीम लगाना शुरू कर दें, चेहरा ग्लोइंग तो दिख सकता है, शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। इंडिकेटर को पकड़ के ठीक करने का काम करेंगे तो इंडिकेटर ठीक दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके मूल में जो शरीर का स्वस्थ रहना है या अर्थव्यवस्था का ठीक होना है, वो होने का काम नहीं होगा, वो होने का काम नहीं होगा। वही बात देखिएगा तो यहाँ समरी के रूप में लिखा हुआ है कि ये 4 हमको मानव लक्ष्य दिखाई देते हैं, उसको पूरा करने के लिए ये व्यवस्था का आयाम दिखाई देता है। और इसका फैलाव परिवार से शुरू होता है। परिवार समूह, ग्राम या मोहल्ला, शहर, राज्य, राष्ट्र होते हुए विश्व तक इसका पूरा फैलाव दिखाई देता है। इसमें से व्यवस्था के इस आयाम को यहाँ तक ठीक होने की ज़रूरत है। पूरी धरती की व्यवस्था अगर ठीक होने का काम नहीं होता है तो उसका दुख, उसका पीड़ा, उसकी परेशानी, उसकी समस्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको, आपको भी कहीं ना कहीं झेलनी ही पड़ती है। तो इतनी बात हमको समाज में व्यवस्था के तहत कहनी थी। अगर कोई प्रश्न हो तो एक बार हम इस पर रोक लेते हैं। जो समय सीमा है उसके तहत मैं सोचता हूँ कि इस पर और बात न करूँ। जी સર, એક પ્રશ્ન એ થાય છે, અહીંયા ગુજરાતીમાં જ બોલીશ કે આપણે જે માણસોનો મતલબ અત્યારે જે છે, જે
એટલે એક સમજાવવું પડશે કે જ્યારે આપણે જન્મીએ છીએ અને જી. એ વખતે જે છઠ્ઠિયું પહેરાવવામાં આવે છે એને ખિસ્સા નથી હોતા, અને મરીએ છીએ ત્યારે જે કફન ઓઢીએ છીએ એને પણ ખિસ્સા નથી હોતા. એટલે કે ખાલી હાથે જન્મીએ છીએ અને જઈએ છીએ ત્યારે એમને એમ જઈએ છીએ, તો વચ્ચે આ જેબ ભરવાના જે દોડ ચાલી રહી છે એટલે કે ખિસ્સા ભરવાની, એ જો બંધ થાય અને આ જો જીવન વિદ્યામાં લગભગ બધા જોડાય તો સાહેબ શક્ય બને. નહીંતર તો આ તમે કહ્યું કે 2 લાખની જલેબી જે કૂદતાને મતલબ એ જ થાય ને. તો એ માટે શું કરવું કે જેબ ના ભરે ને આ લોકોના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખે. ખબર તો છે ખાલી હાથે આવ્યા છીએ, ખાલી હાથે જવાના છીએ, નથી છઠિયાને ખિસ્સું, નથી કફનને ખિસ્સું, તો પછી આ ખિસ્સા ભરવાની જે વૃત્તિ એ કઈ રીતે સર એમના મગજમાંથી કાઢવી? समझ में आया नहीं तो मैं हिंदी में बोलूं? आधा गुजराती आधी समझ में आती, आधी नहीं आती. हाँ, फिर से बोलूं? हाँ सर, छठी के दिन जो हमें कपड़े पहनाते हैं ना वो छठिया कहते हैं. जी जी तो वो जो पहनाते हैं उसको जेब नहीं होती. जी जी. और जब काम कर रहे हैं ना, और जो लोगों के स्वास्थ्य के वो जो हानि पहुंचा रहे हैं, तो उसके दिमाग को स्वस्थ करने के लिए क्या करने का सर? शिक्षा संस्कार. हाँ तो पर शिक्षा संस्कार सर उस ऐसे लोगों को तो कैसे सिखाया जाए? पहले खुद सीखा जाए, फिर जिस विधि से खुद सीखते हैं उसी विधि सर से खुद तो दूसरे. हम तो सर ऐसे नहीं करेंगे, हम तो समझ पाए, लेकिन दूसरे समझना न समझना. सर जीवन, दाखला तरीके हम जीवन विद्या पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि मैं मानव हूँ, आप मानव हो, मैं सुखी रहना चाहती हूँ, आप सुखी रहना चाहते हो, मैं समझ के साथ रहना चाहते हो, आप समझ के साथ रहने जा. ये तो जो जीवन विद्या पढ़े वो जानेंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ते वो कैसे? 2 उपाय, या तो उनको अभी जीवन विद्या में लाया जाए, नहीं तो इसको शिक्षा में लाया जाए ताकि अगली पीढ़ी को बचपन से ये मिल जाए. अब तो देखिए समस्याएं तो सब जगह है ही. एक उलझा हुआ धागा होता है ना, उसको सुलझाने का एक ही तरीका होता है, उसका कोई एक सिरा पकड़ना होता है, कोई एक छोर पकड़ना होता है, और फिर उधर से उसको धीरे धीरे समेटते जाना होता है, तो पूरा धागा सुलझ जाता है. उसको हमें तो एक ही काम करने का ना, अब तो सबको जीवन जेवी में जोड़ने का ही काम करे तो ही शक्य बने, है ना. उसमें सिर्फ जेवी में जोड़ने से नहीं होगा, पहले जेवी में जुड़ना, फिर उसको समझना, फिर उसके हिसाब से जीना, फिर दूसरे को भी समझने जीने में सहयोग करना. इतना स्टेप है, समझना, जीना, फिर दूसरे को समझने जीने में सहयोग करना. तो जुड़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, जीना जरूरी है, फिर दूसरे को समझने जीने में सहयोग करना जरूरी है. जितना पीढ़ी में बचपन से काम करेंगे उतना जल्दी सफल होंगे, जितना देर से काम शुरू करेंगे उतना समय लगेगा, और जितना बड़ी बीमारी, जितना कठिन केस आपको दिखता हो, डॉक्टर की या वैद्य की एक्सपर्टीज़ उतनी ज़्यादा चाहिए. तो अगर हमको लगता है कि समाज की हालत ज़्यादा खराब है तो कहीं ना कहीं हमको और ज़्यादा जिम्मेदार होने की ज़रूरत है. अगर हमको लगता है कि इतनी सहजता से बच्चों का ध्यान नहीं जाता है, हमको और ज़्यादा क्रिएटिव तरीकों के साथ, रचनात्मक और रोचक तरीकों के साथ आने की ज़रूरत है. हमको लगता है कि आज के दिन पैसे में डूबे हुए लोगों का ध्यान नहीं जाता है, हमको अपनी प्रस्तुति को और बेहतर करने की ज़रूरत है. विचार किया जाए, सोचा जाए.
ये जो अगला 7-8 मिनट का टाइम हमको बचा है ब्रेक में, अभी मैं सोचता हूँ कि प्रकृति पर थोड़ी बात मैं कर दूँ। प्रकृति पूरे को देखेंगे ना, तो थोड़ी सी बात मैं प्रकृति के संदर्भ में कर देता हूँ, आराम से उसको सोचते रहिएगा। प्रकृति को देखेंगे ना तो इन 4 अवस्थाओं में उसको बांटा है। पदार्थ अवस्था यानी हवा पानी मिट्टी, प्राण अवस्था यानी पेड़ पौधे, जीव अवस्था यानी पशु पक्षी और ज्ञान अवस्था यानी मानव। इस पर हम लोगों ने विस्तार से बात ऑलरेडी कर लिया है कि ये 3 अवस्थाएं एक दूसरे के लिए पूरक हैं ही। ये चौथी अवस्था मानव के लिए भी पूरक है, मानव भी इनका पूरक होना ही चाहता है, समझ करके मानव इनका पूरक हो पाता है। अगला प्रश्न बनता है कि पूरी प्रकृति के बारे में क्या बात हम समझ लें तो उनके साथ जीना हमारा व्यवस्थित हो सकता है। जैसे दूसरे मानव के लिए ये बात हम लोगों ने कही कि आपको अगले आदमी का कपड़ा नहीं दिखाई दे कोई बात नहीं, रंग रूप ना दिखाई दे कोई बात नहीं, धन कितना है उसके पास नहीं पता हो कोई बात नहीं, लेकिन वो मूल में मेरे जैसा ही मानव है जो अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है, खुद सुखी समृद्ध होना चाहता है, हमको भी सुखी समृद्ध करना चाहता है, सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, सही समझ सकता है, ना समझी बस योग्यता के अभाव में अपनी ज़रूरतों को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में उससे गलती होती है। आदमी के लिए जैसे ये बात समझ लेंगे ना, बाकी सब नहीं भी पता हो कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस भाषा का है, किस संप्रदाय का है, चल जाएगा, चल जाएगा। ऐसे ही प्रकृति के लिए क्या बात हम समझ लें तो हमारा जीना ठीक हो सकता है, उस पर हम थोड़ी बात कर देना चाहते हैं। पूरे प्रकृति को देखेंगे ना, पदार्थ अवस्था जो है मिट्टी, पानी, हवा, धातु, लोहा, सोना, चांदी, ये सब को देखेंगे ना तो ये उसकी बनावट के आधार पर उसका आचरण स्थिर रहता है, उसकी परंपरा स्थिर रहती है। कहने का मतलब ये है कि लोहा का परमाणु जब तक उसी स्वरूप में बना रहता है तब तक उसका आचरण लोहे वाला ही दिखेगा। अगर उसका आचरण लोहे से किसी दूसरी चीज में बदलना है तो उसके परमाणु की संरचना को बदलने की जरूरत होगी। पानी तब तक पानी की तरह बना रहेगा जब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी अनुपात में वैसे ही जुड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि पानी किसी दूसरे चीज में बदले तो उसके परिणाम को, उसकी संरचना को, उसकी बनावट को बदलने की जरूरत पड़ेगी। पेड़ पौधों में देखेंगे तो जैसा बीज होता है वैसा उसका वृक्ष होता है। अगर हम बीज को अच्छा करेंगे वृक्ष स्वाभाविक रूप से अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर उसकी परिणाम को, उसकी संरचना को, उसकी बनावट को हम जैसे जैसे बनाए रखेंगे या बेहतर करते चले जाएंगे उसके गुणों में वृद्धि होती चली जाएगी या वो वैसा ही बना रहेगा। पशु पक्षियों में देखेंगे ना तो उस वंश के आधार पर उसका आचरण निश्चित होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि पशु पक्षी की परंपरा दिनों दिन बेहतर होती रहे तो उसके वंश पर काम करने की जरूरत है। वंश को जितना बेहतर करने का काम करेंगे, वहाँ सिलेक्शन का काम जितना बेहतर करेंगे, उसकी परंपरा अपने आप बेहतर होती जाए। यहाँ बीज पर जितना सटीकता से हम काम करेंगे उसकी परंपरा अपने आप बेहतर होती चली जाए। ऐसे ही मनुष्य में देखेंगे तो उसका आचरण उसके शिक्षा संस्कार पर निर्भर करता है। तो सार्थक शिक्षा संस्कार मिलेगा तो मानव की परंपरा दिनों दिन बेहतर होती चली जाए। तो मनुष्य का आचरण उसके वंश पर निर्भर नहीं करता है। माँ बाप इंजीनियर नहीं हो, बच्चा इंजीनियर हो सकता है। माँ बाप अंग्रेजी नहीं बोलते हों, बच्चा बोल सकता है। माँ बाप सिगरेट शराब को हाथ नहीं लगाते हों, बच्चा उसमें डूबा रह सकता है। माँ बाप शाकाहारी हों, बच्चा मांसाहारी हो सकता है। तो वो जो शिक्षा संस्कार उसको मिलता है परिवार से भी, स्कूल कॉलेजेस से भी
और पूरे समाज की संस्कृति सभ्यता से ये तय करता है कि अगली पीढ़ी का आचरण कैसा होगा। तो मानव की परंपरा को अगर दिनों दिन बेहतर करना है तो शिक्षा संस्कार पर काम होने की जरूरत है। पशु पक्षियों की परंपरा को दिनों दिन बेहतर करना है तो उसके वंश पर काम करने की जरूरत है। पेड़ पौधों की परंपरा को दिनों दिन बेहतर करना है तो उसके बीज को उन्नत करने पर काम करने की, या उन्नत बीजों को बनाए और बचाए रखने पर काम करने की जरूरत है। और पदार्थ अवस्था को समृद्ध करना है तो उसकी बनावट, उसकी संरचना को ठीक करने की ज़रूरत है, वहाँ भागीदारी करने की ज़रूरत है। कि अगर आप चाहते हैं कि लोहे में जंग लगने का काम नहीं हो तो उसको स्टील में कन्वर्ट करने के लिए उसकी बनावट को, उसकी संरचना को ही बदलने का काम करना पड़ेगा। ऐसे ही देखेंगे कि उनके साथ जीते हुए किस बात का हम ध्यान रख लें तो हम गलती और अपराध नहीं करेंगे उसके साथ, वो उसके धारणा या धर्म से पता चलता है। तो पदार्थ अवस्था का धर्म देखेंगे तो अस्तित्व है। अस्तित्व का मतलब है बने रहना, व्यवस्था के रूप में बने रहना। तो पानी पानी के रूप में तब तक बना रहता है जब तक वो किसी और चीज़ में ना बदल जाए। लोहा लोहे के रूप में तब तक बना रहता है जब तक वो किसी और चीज़ में ना बदल जाए। तो पदार्थ अवस्था के साथ अगर हम जी रहे हैं ना तो हमारा मूल काम है उसको उसकी यथा स्थिति में बनाए रखना या और बेहतर करना। अभी हमारा दुर्भाग्य ये दिखता है कि हवा, पानी, मिट्टी, धरती, इसमें से किसी को भी हम उसकी यथा स्थिति में बने रहने नहीं दे रहे हैं। वही पॉल्यूशन के रूप में, रिसोर्स डिप्लीशन के रूप में दिखाई देता है। अगर हम पानी को पानी की तरह बने रहने देते हुए प्रयोग करें, हवा को हवा की तरह बने रहने देते हुए प्रयोग करें, धरती धरती की तरह बनी रहे व्यवस्था में और फिर उसका प्रयोग करें तो कठिनाई नहीं है, कठिनाई नहीं है। इसी तरह से पेड़ पौधों को देखेंगे ना तो ये बने भी रहते हैं, बने होने के साथ साथ पुष्ट भी होते हैं। तो आपके घर में अगर 1 किलो सोना है तो 10 साल बाद भी वो 1 किलो ही रहेगा, क्योंकि वो पदार्थ अवस्था है और अस्तित्व धर्म है। लेकिन आपके घर में अगर एक आम का पौधा है जो पहले 1 मीटर लंबा था तो 3 साल बाद वो 5 मीटर लंबा होगा। पहले 10 किलो का था तो अभी 50 किलो का होगा, क्योंकि वो पुष्ट होता है, ग्रोथ, पुष्टि कहते हैं ग्रोथ को। गुजराती में क्या कहते हैं जी? विकास। अच्छा, तो ये जो ग्रोथ है, पुष्टि है, ये पेड़ पौधों में दिखाई देती है। इसका मतलब ये हुआ कि पेड़ पौधों के साथ जीते हुए अगर उसको बने रहने और पुष्ट होने में सहयोग कर रहे हैं हम, तो हमारा जीना उसके साथ ठीक है। किसी भी पेड़ पौधे के साथ अगर उसके बने रहने और पुष्ट होने में हम सहयोग कर रहे हैं तो हमारा जीना ठीक है। अगर उसको बने नहीं रहने दे रहे हैं, पुष्ट होने में बाधा पैदा कर रहे हैं, तो हमको अपने जीने को रिव्यू करने की ज़रूरत है। इसी तरह से जीवावस्था के साथ देखेंगे ना तो उसके शरीर में भी अस्तित्व और पुष्टि दिखाई देती। जैसा एक पौधा अंकुरित होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है, ऐसे ही पशु का शरीर और मानव का शरीर भी पैदा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। पशुओं के मय में देखेंगे, जीवन में देखेंगे तो जीने की आशा दिखाई देती है, वो जीना चाहता है। इसलिए पशुओं को जीने के लिए जहाँ भी अनुकूलता मिलती है उस तरफ जाता है। तो गाय को घास देंगे, कुत्ते को रोटी देंगे तो आपकी तरफ आएगा। उसमें अनुकूलता नहीं मिले, आप उसको डंडा मारिए, वो आपसे दूर चला जाएगा। तो पशुओं के साथ जीते समय मुख्य बात ये देखने की है कि उसकी जो जीने की आशा है, शरीर को बनाए और बचाए रखने की जो आशा है, जो प्रवृत्ति है, हम उसमें सहयोग कर रहे हैं कि बाधा दे रहे हैं। अगर हम उसमें सहयोग दे रहे हैं तो उसके लिए पूरक है, अगर हम उसमें बाधा दे रहे हैं तो हम उसके लिए समस्या है। ऐसे ही मानव में देखेंगे तो उसका शरीर भी पेड़ पौधे या पशुओं की तरह दिखाई देता। जीवन में निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा दिखाई देती है। तो अगर मैं आपके साथ जी रहा हूँ,
और आपके निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा का ध्यान रख के जीता हूँ तो मैं आपके साथ ठीक ही जीऊँगा। आपके निरंतर सुखपूर्वक जीने की जो आशा है उसका ध्यान में रखे हुए हूँ, अपने निरंतर सुखपूर्वक जीने की जो आशा है उसका भी ध्यान रखे हुए हूँ, हमारा आपका जीना ठीक हो जाए। तो ये चारों अवस्थाओं की व्यवस्था को समझ करके अगर हम उसके साथ जीते हैं ना, तो हम उसके लिए सहयोगी हों चाहे नहीं हों, गलती और अपराध नहीं होगा, इतना पक्का है, इतना पक्का है। तो बाकी चीज़ें हमको पेड़ पौधे की दिखाई दे चाहे नहीं दे, पशु पक्षियों की दिखाई दे चाहे नहीं दे, आदमी की दिखाई दे चाहे नहीं दे, मूल बात ये दिखने की ज़रूरत है कि पदार्थ अवस्था का धर्म या धारणा अस्तित्व है, उसके व्यवस्थित होने का डिज़ाइन अस्तित्व है, उसकी बनावट का बने रहना है। इसलिए उसकी संरचना को डिस्टर्ब करेंगे पॉल्यूशन के रूप में होने ही वाला है। पेड़ पौधे का मूल मुद्दा बने रहने के साथ ग्रोथ का है, अगर वो नहीं होगा तो हम उसके लिए समस्या क्रिएट कर रहे हैं। पशुओं के लिए मुख्य मुद्दा जीने की आशा का है, अपने शरीर को बनाए बचाए रखने का है। अगर उसका हम ध्यान रख रहे हैं तो हम उसकी व्यवस्था में सहयोगी। मानव जो मूलतः निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता है, उसके सुखी होने का डिज़ाइन को ध्यान में रख करके हम जी रहे हैं, तो हम आपके लिए सहयोगी हैं व्यवस्था में। इसी को जीने दे करके जीने का डिज़ाइन कहा है कि अपने जीते समय आपको भी जीने देने का डिज़ाइन को हम बनाए रखते हैं। तो अपनी सीमा जो हम जीने की फैलाते हैं, उसमें आपके जीने के लिए भी जगह छोड़ करके रखते हैं। ये आपके सुख का ध्यान रखने का मतलब है। बाकी टॉपिक को मैं इधर विस्तार करने का काम नहीं कर रहा हूँ। 1 मिनट में मैं सिर्फ आखिरी बात ये बता दूँ कि हर अवस्था अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पिछली अवस्था पर निर्भर है। तो पेड़ पौधों की ज़रूरत पदार्थ अवस्था से पूरी होती है, पशु पक्षियों की ज़रूरत पदार्थ और प्राण अवस्था से पूरी होती है, मानव की ज़रूरत इन तीनों अवस्थाओं से पूरी होती है। इसलिए अगर प्रकृति में कभी असंतुलन होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान या सबसे पहले ख़त्म होने वाला आदमी होगा। पेड़ पौधे आदमी के बिना रह सकते हैं, आदमी पेड़ पौधे के बिना नहीं रह सकता। हवा पानी मिट्टी आदमी के बिना रह सकते हैं, आदमी इनके बिना नहीं रह सकता है। तो अगर समस्या होगी तो समस्या सबसे पहले आदमी को होगी। दूसरी बात ये समझने की है कि धरती पर पदार्थ अवस्था सबसे ज़्यादा है, प्राण अवस्था उससे कम है। इसलिए पेड़ पौधों की सारी ज़रूरतें आराम से पदार्थ अवस्था से पूरी हो सकती है। पशु पक्षियों की संख्या पेड़ पौधों से भी कम है, इसीलिए इनकी ज़रूरत आराम से पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था से पूरी हो सकती है। आदमी की संख्या इन सब से कम है, इसीलिए उन तीनों अवस्थाओं से इसकी ज़रूरत सबसे आसानी से पूरा हो सकता है, बशर्ते समझदारी पूर्वक आवश्यकता को पहचानने का काम हो। तो इस दृष्टि से देखेंगे ना, तो धरती पर चींटी को भी अभाव नहीं है, हाथी को भी अभाव नहीं है। समझ के अभाव में आदमी को अभाव है, जबकि आदमी की ज़रूरत हाथी से कई गुना कम है और आदमी की काम करने की क्षमता हाथी से कई गुना अधिक है। हाथी एक पेड़ नहीं लगा सकता, सिर्फ जो वो गोबर और लीद करता है वही पौधे को काम आता है। एक आदमी 10 लाख 20 लाख 25 लाख पेड़ भी लगा सकता है, और ऐसे लगाए हुए लोग हैं आज के दिन। तो आदमी की क्षमता बहुत अधिक है, ज़रूरत बहुत कम है, लेकिन समझ के अभाव में आदमी उलझ गया है, इसलिए अभावग्रस्त हो गया है। और अगर उसके कारण हम धरती की व्यवस्था में बाधा क्रिएट करने का काम करते हैं, तो उसका नुकसान भी सबसे पहले आदमी को ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम ही इन सब पर निर्भर हैं, न कि ये हमारे ऊपर निर्भर है। इतने के साथ मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ। कुछ अनाउंसमेंट्स होंगे, उसको सुन के फिर ब्रेक के बाद हम मिलते हैं, तो थोड़ा अस्तित्व की व्यवस्था पर हम बात करेंगे। नमस्ते।